दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ठीक 24 घंटे बाद केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और जब परिणाम आएगा निकलकर दोस्तों, तो संभावना इस बात की जताई जा रही है, जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, जो सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर माना यह जा रहा है कि 10 वर्षों के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब अंतिम परिणाम क्या करेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो जब ईवीएम का सील टूटेगा तभी मालूम होगा 24 घंटे के बाद कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाती हुई दिख रही है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी के त्रिमूर्ति की, जिसे अमर अकबर एंथनी कहा जा रहा है। अमर, अकबर और एंथनी। कौन है अमर, कौन है अकबर, कौन है एंथनी? दोस्तों, ये अमर अकबर एंथनी ने ही कांग्रेस पार्टी को आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सब के सब इस बात की संभावना जता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता में वापसी होना लगभग तय दिख रहा है। यह स्पष्ट दिख रहा है कि वाम मोर्चे का खूंटा केरल से उखड़ता हुआ दिख रहा है और यह खूंटा उखड़ रहा है, उसमें इस त्रिमूर्ति अमर अकबर एंथनी की बड़ी भूमिका है। दोस्तों, अमर कौन? केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट। सचिन पायलट राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। यंग, जिसे हम कहते हैं ना कि एक युवा एस्पिरेशनल फेस इनको माना जाता है भारत की राजनीति में। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे नितिन नवीन को आगे किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। तो इस सचिन पायलट ने केरल में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए जिस प्रकार की रणनीतियां से बनाई, उसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में दिख रही है। केरल में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान द्वारा चुने गए ये तीनों अमर अकबर एंथनी ने केरल के विभिन्न धार्मिक समुदायों और जो शिक्षित शहरी मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का जो इनको काम सौंपा गया था उसको बखूबी निभाया है। और मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अत्यधिक जुड़ाव महसूस कर सके, चूंकि आपको याद होगा दोस्तों, आज से 6 महीना पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा से 6 महीने पहले कई राजनीतिक जो विश्लेषक थे वो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक मतभेद केरल में इतना ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी लुंज पुंज अवस्था में है, कांग्रेस कोई विशेष प्रयास करती हुई नहीं दिख रही है। लोग इस बात की आशंका जता रहे थे कि 2021 के विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव भले ही कांग्रेस जीत जाए थंपिंग मेजोरिटी से। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव, हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 18 आउट ऑफ 20 में 18-19 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती रही। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराने में असफल होती रही। उसका कई कारण रहा, सबसे बड़ा कारण रहा सामाजिक समीकरण। और उसी सामाजिक समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने इस बार अमर अकबर एंथनी फॉर्मूला अपनाया, जिसमें अमर के रूप में सचिन पायलट ने काफी मेहनत किया। केरल में 1 महीने तक लगातार केरल में डेरा डाले रहे और विशेषकर शहरी युवा मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लामबंद करने में बड़ी भूमिका निभाई। छात्रों, कामकाजी पेशेवरों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां तक कि कोट्टायम में 1 अप्रैल को जो है महिला सम्मेलन को संबोधित किया। फिर अगले दिन त्रिशूर में विजन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया सचिन पायलट ने और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया। 6 अप्रैल को मल्लापुरम में पेशेवरों की बैठक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विजन को रखा। इसके साथ ही सचिन पायलट डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए जेन जी मतदाताओं तक पहुंचने की भी लगातार कोशिश करते रहे और यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी के 92 जो उम्मीदवार हैं, 92 उम्मीदवार हैं, उनमें
उनमें 52 मतलब 92 में 92 में 52 उम्मीदवार की उम्र 50 साल से कम है। मतलब युवाओं से जोड़ने के लिए जिस प्रकार की रणनीति सचिन पायलट ने बनाई, उसी का परिणाम होगा यदि कांग्रेस पार्टी इस बार यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो सचिन पायलट की इस रणनीति को एक बड़ी उपलब्धि मानना चाहिए। ठीक है। दूसरा नेता एंथनी कौन है? एंथनी कोई केरल का ईसाई नेता नहीं है। केरल में कांग्रेस पार्टी के सनी जोसेफ प्रदेश अध्यक्ष हैं। केरल में कांग्रेस पार्टी ने 22 क्रिश्चियन उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो केरल कांग्रेस पीजे जोसेफ हो, केरल कांग्रेस जैकब हो, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी जो कि सीपी जॉन की पार्टी है, चाहे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी जो शिबू बेबी जॉन की पार्टी है, ये सब ईसाई नेता है। लेकिन ईसाइयों के मन के अंदर केरल में इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी में केरल में कोई भी कांग्रेस के ईसाई नेता ईसाई मतदाताओं को समझा पाने में या समझ पाने में बहुत अधिक सफल नहीं हो पा रहे थे। तब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को याद आया केजे जॉर्ज का नाम। केजे जॉर्ज कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं दोस्तों, और केजे जॉर्ज ने लगातार जब से चुनाव का प्रभार मिला उनको, तब से, जो कि खुद मलयाली ईसाई हैं, मंत्री कर्नाटक में है लेकिन है केरल मूल के मलयाली ईसाई हैं, कर्नाटक में ऊर्जा मंत्री हैं, वो पूरे राज्य में दौरा किया उन्होंने और बिशप, पादरियों, ईसाई समुदाय के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात कर उनके मन के अंदर जो गलतफहमी थी, उन गलतफहमी को दूर करने का पूरा सफलतापूर्वक प्रयास किया। शुरुआत में जब चुनाव प्रक्रिया अभियान शुरू हुआ तो लगा कि इस बार केरल के ईसाई मतदाता बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनको पसंद है, पहली पसंद है। भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली नहीं बल्कि तीसरी पसंद केरल में है। पहली पसंद कांग्रेस, दूसरी पसंद एलडीएफ, तीसरी पसंद मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन परिस्थिति, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कांग्रेस पार्टी के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन। और केरल के ईसाई मतदाता लगातार विगत वर्षों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से मुस्लिम अतिवादियों से सशंकित रहा करते हैं। और यही वो कारण है जिस कारण से केरल में चर्च आरएसएस के नजदीक गया। केरल में चर्च, कई बिशप ने प्रधानमंत्री से मुलाकात किया, अपनी बातें रखी। साथ ही लैंड जिहाद के, आपको दोस्तों बताऊं मैं, केरल में सबसे बड़े लैंडलॉर्ड्स ईसाई समुदाय के लोग हैं, तो उनकी कई समस्या है। हाँ, कई जगह पर वक्फ बोर्ड ने केरल के ईसाइयों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, और इतना ही नहीं, मामला ट्रिब्यूनल में भी चला गया, जिस कारण से परेशान केरल के ईसाई मतदाताओं को, जो कि कांग्रेस से लगातार नाराज चल रहे थे, उनको समझा पाने में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने से रोक पाने में केजे जॉर्ज सफल हुए। परिणाम क्या है? जो आंकड़े निकल कर आए हैं दोस्तों एग्जिट पोल का, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि लगभग 13 से 14% मात्र ईसाई मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। मेजोरिटी ने फिर से कांग्रेस के पक्ष में ही वोट डाला, तब भी जब इस बार कांग्रेस पार्टी ने ईसाई चेहरा को नेतृत्व की अग्रिम पंक्ति से बाहर रखा था। लेकिन टिकट देने में कांग्रेस पार्टी ने उदारता बरती। इसी का परिणाम था कि 22 ईसाइयों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। उसके बाद अकबर कौन? अमर हो गए राजे सचिन पायलट, एंथनी हो गए केजे जॉर्ज, और अकबर कौन है? इमरान प्रतापगढ़ी, शायर इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी से पूरे केरल में घूमकर मजमा लगाते रहे। मुस्लिम युवा तो पहले से भी आप कह सकते हैं कि मुसलमान मतदाता केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, कांग्रेस के साथ है। 26 सीट पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने भी 12 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया। कुल 38 मुसलमान यूडीएफ की तरफ से उम्मीदवार हैं, लगभग कह सकते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एकाध गैर मुसलमानों को भी टिकट दिया है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने मुस्लिम मतदाताओं को कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जहां मुसलमान मतदाता स्थानीय कारण से सीपीएम के तरफ जाते हुए दिख रहे थे,
चूंकि वहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से होता हुआ दिख रहा था शुरुआत में, उन मुस्लिम मतदाताओं को, उन युवा मुस्लिम मतदाताओं को एलडीएफ के तरफ जाने से रोकने में इमरान प्रतापगढ़ी की बड़ी भूमिका रही इमरान प्रतापगढ़ी की। और उसी भूमिका के कारण, इसी त्रिमूर्ति के कारण आज यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है 10 वर्षों के बाद, तो उसमें इन तीनों की बड़ी भूमिका होगी। आप इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, आज फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।